प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार डिफेंस परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का अपने परिवार RWA में हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे साथी, आज हमारी पहली क्लास है बॉर्डर बैच की। और बेटा, जब भी हम किसी पहली क्लास या पहले किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार होना चाहिए कि जब भी हम किसी काम को शुरू करें तो उस काम को करते समय हमारे अंदर पहले सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। मन में कोई भी नकारात्मक विचार को जन्म नहीं देना चाहिए और यह सोच लेना चाहिए कि यदि हमने कोई ध्येय बनाया है, कोई उद्देश्य बनाया है, कोई लक्ष्य सोचा है, तो उसे प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, और सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। तो बेटा, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो जीता है वही सिकंदर कहलाया है मेरे दोस्त, है ना। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को तो खैर ये नहीं पता होता कि मैं दौड़ूंगा या हारूंगा, लेकिन उसके अंदर वो जुनून, वो ताकत, वो जज्बा जरूर होता है कि मैं इसे जीत कर तो रहूंगा। अंदर से आवाज तो उसके अंदर होती है इस प्रकार की, इस तरह की। तो यही एक बालक के अंदर भी होना चाहिए कि जब मैं आज से इस तैयारी में लगाऊं ना, तो मुझे ये प्राप्त करनी है नौकरी। मुझे मम्मी पापा को, परिवार में रिश्तेदारों को ये नौकरी लेकर दिखाना है। मेरा ध्येय ये है, मेरा सिद्धांत ये है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि क्लास पूरी करना, ठीक है। और बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो, कोई कहता है कि यार क्लास को रटने से कामयाबी मिलती है, नहीं मिलती। मैं इस चीज का खंडन करता हूं। कामयाबी मिलती है लगातार अभ्यास करने से, लगातार पॉजिटिव रहने से, सकारात्मक रहने से। जब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म नहीं लेगी मेरे दोस्त, मैं दावा कर सकता हूं कोई दुनिया की ताकत कामयाब नहीं करा सकती है ना। पढ़ने के साथ साथ तो मेरे प्यारे बहन भाई, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आज से ही कसम खानी है कि हम जब इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो यही सोच के ज्वाइन करेंगे आज, और कर रहे हैं कि इस बैच से हम सफलता हासिल करेंगे, चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं सिर्फ एक छोटे बहन भाई के नाते आपको यही पॉजिटिव विचार देना चाहूंगा। पहले आपको अपने अंदर एक मजबूती को जन्म देना है, बिल्कुल एक चट्टान की तरह अड़ जाना है। कोई भी आपसे कितना ही आपको धमकाए, कितना ही आपको गुमराह करे, कितना ही आपसे कहे कि यार ऐसे नहीं, बड़ी मुश्किल है ना, बड़ा परेशान होते हैं, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी पाने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, तो कह देना नहीं, सिर्फ मेहनत करूंगा और जो सोचा है उसे पाकर रहूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। आइए बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास कौन सी किस समय होती है। याद रखना बच्चा, क्लास बेटा सुबह आपको 7 बजे कुलदीप सर की मिलेगी, रीजनिंग की क्लास। कोई भी डाउट आता है तो सर आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो सर हमसे नाराज हो जाएंगे, या हमें डांटेंगे, या हमसे परेशान होंगे, या हमें नहीं बताएंगे। बिल्कुल मत सोचना। जो भी समझ ना आए तुरंत और तत्काल प्रभाव के साथ पूछना, याद रखना, ठीक है। फिर बेटा 9 बजे जितेंद्र नागर सर आपको पढ़ाएंगे मैथ, गणित। कोई भी संख्या यदि बेटा आपको समझ नहीं आती है, कोई भी संख्या आपको समझ नहीं आती है, कोई भी संख्या आपको परेशान करती है कटने में, रखने में, जमाने में, तुरंत सर से आप क्वेश्चन करेंगे। जितेंद्र नागर सर आपकी एक एक बात को सुनेंगे और आपकी एक एक बात को सुनते हुए आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा 11 बजे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा डेली, है ना। आपको कोई भी बात समझ ना आए, मुझसे ये मत सोच लेना कि नीरज भैया से पूछेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, या मुझसे हमसे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, या हमको कुछ भी उल्टा धमकाएंगे। नहीं, मैं ये सोचता हूं बेटा, मुझे पता होता है कि माँ बाप का पैसा कितना मेहनत का होता है बच्चे का, है ना। यदि उसने इस कोर्स को परचेज करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है तो वो पैसा कितने खून पैसे की कमाई का है। बेटा एक एक बात मुझसे पूछना, जो बात समझना है वो एक एक चीज, है ना। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा नहीं होता हिंदी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आपको अपने अंदर ये बात नहीं रखनी, ये नहीं सोचना कि अरे यार चल आज नहीं तो कल समझ लेंगे। नहीं, मुझे आज ही समझना है ये क्या है, ठीक है।
उसके बाद बेटा विपिन सर आपको 1 PM इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में से हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो हम हिंदी पढ़ लें या हम इंग्लिश पढ़ लें। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हिंदी पढ़ना पसंद करोगे या मेरे बच्चों इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन विपिन सर बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। जो बच्चा इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, पसंद करता है इंग्लिश पढ़नी, वो बिल्कुल पढ़ना, ठीक है मेरे भाई। फिर बेटा बायोलॉजी की क्लास जो होगी 3 बजे आपकी होगी। बायोलॉजी में आपको पता है बेटा बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में हमें बहुत मजा दिलाते हैं, है ना, याद रखना। और मेरे बच्चों नितिन सर हैं जो शाम को जीएस की क्लास आपकी लेकर आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जीएस की क्लास आपकी शाम को 6 बजे होगी। अब मेरे बेटा ये आपकी 6 क्लास चलेंगी, है ना, और उनका समय आपको पता लग ही गया। रीजनिंग 7 बजे, गणित 9 बजे, हिंदी 11 बजे और इंग्लिश 1 बजे, बायोलॉजी 3 बजे और बेटा जनरल जीएस जो सामान्य ज्ञान होगा वो हमारा शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आपको क्लास का टाइम भी पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों आज 6 अगस्त है और आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है। क्लास रोज होगी बेटा, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, 3 दिन ये क्लास आपको YouTube पर मिलेगी रिया मेरी बच्ची। उसके बाद ये क्लास आपकी रोजगार विद अंकित ऐप पर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात YouTube पर नहीं होने वाली। तो मेरे बच्चों ये बैच हमारा BSF ट्रेड्समैन के लिए है, 2025 की जो भर्ती आई है अभी, है ना। तो मेरे बेटे इस बैच का जो प्राइस है, जो पैसे हैं वो 640 रुपए है। वैसे तो 799 रुपए हैं, 800 रुपए, लेकिन 20% की छूट दी गई है बेटा, है ना। और वो 20% की छूट कब तक रहेगी? वो आज क्या है 6 तारीख, कल क्या है 7 तारीख और परसों क्या है आपकी 8 तारीख। ये आपको 8 अगस्त तक छूट मिलेगी मेरे बेटा 20%। और 8 अगस्त के बाद जब 9 अगस्त आएगी तो 9 अगस्त को ये क्लास आपकी पूरी आपको 799 रुपए में मिलेंगी, है ना। तो जो भी मेरा प्यारा बच्चा क्लास लेना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो 3 दिन के अंतराल में ही कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ, इस बैच का नाम क्या है बेटा? बॉर्डर बैच, है ना, क्योंकि बीएसएफ जो रहती है वो बॉर्डर पर रहती है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ये हमारी, है ना, जो बेटा बॉर्डर पर जॉब करती है। एक अच्छी जॉब होती है अपने आप में। और तुम्हें पता है मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, गवर्नमेंट जॉब की कितनी इज्जत होती है हमारे समाज में, ये आप जानते हैं। रजिस्ट्रेशन बेटा 26 जुलाई से शुरू हो गए थे। जिन बच्चों ने 26 जुलाई से बैच को लिया था उनको 640 का मिल गया होगा, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा बाय नाउ आपको कैसे कैसे बैच परचेज करना है मैं वो भी बता देता हूं एक बार। मेरे बच्चे, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर डालना है रोजगार विद अंकित। तो मेरे बच्चों आपको एक ऐप नजर आएगा, ये वाला लोगो लगा हुआ। उसमें बेटा जब आप क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना फोन नंबर रजिस्टर्ड कर लोगे तो उसके बाद ये आपका बैच ऐप खुलेगा। ऐप में आप देखेंगे पेड कोर्स आ रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, है ना, है ना, ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज खुलने के बाद आप देखेंगे मुझे कौन सा बैच लेना है, तो आप देखेंगे मुझे बॉर्डर बैच लेना है। तो बॉर्डर बैच आएगा आपके सामने ये वाला खुलकर, ये कहेगा 799 रुपए का हूं जी मैं तो, लेकिन आपको कहना है नहीं जी हम तो 640 का लेंगे, है ना। तो मेरे बेटे फिर आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाना है, बाय नाउ पर जाना है। बाय नाउ का मतलब खरीदने के लिए जाएंगे आप। तो आपको एक अप्लाई कूपन नजर आएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन आप डालेंगे। तो मेरे बच्चे फिर आप उस कूपन को जब डाल लेते हैं तो एकदम वो कहेगा, और कूपन कोड क्या होगा? BSF20 कूपन कोड है बेटा, ये वाला, ये यहां पर डालेंगे आप। तो क्लिक करेंगे, आपका 640 रुपए पर ये वाला ग्रीन निशान आ जाएगा। इसे आप क्लिक करते ही पे ऑनलाइन कर देंगे। पेमेंट अपने फोन से करोगे तो बेटा सही रहेगा, यदि आपने किसी दूसरे से करा दिया तो उसकी ही आईडी पर खुल जाएगा। इसलिए पेमेंट करने से पहले इस बात को सोच लेना, ठीक है। और 640 रुपए में ये बैच आपके पास आ जाएगा। अब मेरे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो हिंदी में सिलेबस है वो क्या क्या होगा, है ना। बीएसएफ ट्रेड्समैन में क्या क्या हमारा सिलेबस होता है, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम वर्णमाला पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए वर्णों का,
है ना। यदि हम वर्णों का ही ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज की नीचे तह पर जाना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला के बाद मैं आपको दूसरे नंबर पर मेरे बच्चों संज्ञा नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे नंबर पर मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा। पहला नंबर बेटा हमारा वर्णमाला का, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर तीसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फिर तीसरा बेटा मैं जो टॉपिक लूंगा वो लूंगा समास। ये 3 टॉपिक मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, केवल बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए होगा। फिर उसके बाद मैं चौथा टॉपिक संज्ञा, 5वां सर्वनाम, फिर मेरे प्यारे बच्चों छठा विशेषण, है ना, और 7वां बेटा लिंग, है ना, या फिर 7वां मैं क्रिया ही पढ़ाऊंगा, फिर 8वां लिंग, फिर बेटा 9वां वचन, है ना, और मेरे बच्चों 9वां फिर बेटा लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक भी होगा, 10वां फिर कारक पढ़ाऊंगा। फिर मेरे बच्चों मैं आपको 11वां जो टॉपिक होगा वो आपका काल पढ़ाऊंगा। मैं इस क्रम में इसको लगाकर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, समझ गए। इस क्रम में मैं आपको इन टॉपिकों को लगाकर पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, सिर्फ ये सिलेबस आपका ये वाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा सिलेबस में क्या क्या है, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, कारक, संधि विच्छेद, समास, काल, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। बेटा ये हमारी शब्दावली जो होती है ना, शब्दावली, इस पर थोड़ा आपको देखो रटन विद्या ज्यादा रखनी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे याद करना है ना। शब्दावली जो हमारी है इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है ना बच्चों। विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश जिन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है मेरे बच्चों, इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और मेरे बच्चे वाक्य शुद्धि, और अंत में मैं आपको यदि एक टॉपिक और होता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो बेटा गद्यांश होगा, जो अंत में आपको गद्यांश की क्लास भी पढ़ाऊंगा। एक 2 क्लास ये जरूर पढ़ाऊंगा, कभी पूछ भी लेता है एग्जामिनर। तो मेरे प्यारे बच्चे पीछे वाला पेपर आप उठाकर देख लेना, मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं आज तक, जो भी सिलेक्ट होकर गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया आपने वो चीज नहीं पढ़ाई, है ना। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा 100% दूंगा। आपकी कोई भी दिक्कत होगी उसे अपनी दिक्कत समझूंगा, और आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से मुझसे पूछकर चलनी है, ठीक है। कोई भी टेंशन मत लें, बिल्कुल ऐसे पूछना, मैं आपका एक बड़े भाई के नाते आपसे कह रहा हूं, और आपको मुझे बड़े भाई के नाते मानते हुए सारी चीजें मुझसे पूछनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ चलिए मेरे बच्चे तो बेटा कहते हैं संघर्ष कितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, मेहनत जितनी ज्यादा होगी मेरे बच्चों, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बड़े ही महान पुरुष थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने मात्र थोड़े से शब्दों में ही शिकागो सम्मेलन में अपने पूरे देश को अपने पीछे भगा लिया था। वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है। तो मेरे बेटे ये अपने आप में एक बहुत ही स्वाभिमानी और ईमानदार और महान शिष्य थे अपने गुरु के, है ना। तो याद रखना बेटा, सब लोग चले, अब आगे चलते हैं हम। आइए तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, गुरुद्वारे में, है ना, कहीं भी हम जाकर माथा जरूर टेकते हैं, है ना, अपनी दुआ कबूल कराने के लिए, अपने मतलब किसी भी चीज के मतलब अपनी उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने विचारों को जरूर रखते हैं, है ना। धर्म बेटा सब एक है, बस मान्यताएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे बेटा हिंदी। हमारा जो टॉपिक है आज क्या है बेटा, हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, और हिंदी में भी क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वर्णमाला। तो सबसे पहले आपको यह पता तो होना चाहिए कि हिंदी को हम इस प्रकार भी लिख देते हैं, और मेरे बच्चों न की जगह हम यदि अनुस्वार भी लगा दें तब भी हमारा शब्द ये सही होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो बेटा बात आती है कि हिंदी
शब्द का जन्म कहां से हुआ, आखिर हमें यह तो पता लगना चाहिए। तो मेरे बच्चों, हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है बेटा, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, ठीक है बेटा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है, क्या ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो हिंदी नाम रखा गया, हिंदी बोला गया, ये किस बेस पर, आखिर इसका कोई रास्ता क्या बना था? ठीक है बेटा, ऑफिशियल अमित, ऐसा तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं है इस भारत में जहां पर मेरी आवाज ना पहुंची हुई हो। ठीक है, आप ये गलत कह रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो हिंदी शब्द था, ये एक ईरानी लोग रहते थे जो हमारे सिंधु नदी के उस पार रहते थे। हम इधर रहते थे, वो हमारे दूसरे पार रहते थे। हम दोनों के बीच में एक नदी बह रही थी, सिंधु नदी, है ना। उन्होंने कहा कि सिंधु जो नदी है, सिंधु जो नदी है ना, इसके उस पार हिंदू लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? हिंदू लोग। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बीच में नदी बह रही थी, इधर मेरे प्यारे बच्चों ईरानियों का रहना सहना था, ईरानियों का रहना सहना इधर था और हमारा रहना सहना इधर था। तो उन्होंने सिंधु नदी के इधर वाले लोगों को हिंदू कहा और यहीं से एक शब्द ने जन्म लिया, हिंद, कि हिंद में रहने वाले लोग कौन है? हिंदू है। ठीक है, हिंद में रहने वाले लोग, सॉरी, सिंधु के उधर पार रहने वाले जो हिंद में लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं। और उसी से बेटा हमारा एक शब्द निकल कर आया, हमारी भाषा का वो शब्द हिंदी निकल कर आया। कि इनकी भाषा क्या है? वो हिंदी है, और ये हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का है। ठीक है, अब एक बात और आपके मन में आती है कि ये भैया हमें ये बताओ, क्या शुरू से ही हम हिंदी बोलते थे? क्या हमारी भाषा शुरू से ही हिंदी थी? है ना, क्वेश्चन आता है मन में। तो बेटा ऐसा नहीं था, हमारी भाषा शुरू में हिंदी नहीं थी। कुछ हिंदी के विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करा, है ना, समझ रहे हैं ना। कोई सबसे पहले संस्कृत बोलता था, तो कुछ लोगों ने उसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार का मतलब उसको मान्यता खत्म कर दी कि यार ये तो बेकार भाषा है, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ी कठिन है, बोलने में भी नहीं आती और लिखने में भी नहीं आती, बड़ा डिस्टर्ब करती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा जो थी हमारी संस्कृत थी। जब संस्कृत का बहिष्कार हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि हम तो पाली भाषा का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत के बाद मेरे प्यारे बच्चों पाली भाषा का जन्म होता है, जो किसकी भाषा थी मेरे भैया? बौद्ध धर्म की भाषा थी, है ना। फिर कुछ लोगों ने जन्म लिया, तुम ये बात तो जानते हो, विरोधी तो हर जगह है, सही में गलती निकालने वाले तो बेटा हर समाज में हर जगह मिल जाएंगे आपको, है ना। फिर इस भाषा में भी कमियां निकाल दी, और कुछ लोगों ने कहा कि देखो जी बात सुनो, हम तो प्राकृत भाषा को मानेंगे, जो जैन धर्म की भाषा थी, आपको अच्छे से पता है। तो मेरे बच्चों, किसकी भाषा थी वो? प्राकृत, जैन, जो जैनी समाज है हमारा, जैन धर्म को मानता है, उनकी भाषा थी हमारी प्राकृत। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ बिगड़े हुए लोग हमारे समाज में आए, जो बिल्कुल ही अपनी ही बात रखना चाहते थे, वो दूसरे की सुननी नहीं चाहते थे। वो कहते थे अरे सब बेकार है, हम जो कहेंगे वो सही है। होता है समाज में। तो मेरे बेटे, प्राकृत के बाद फिर यहां पर कौन सी भाषा हुई? एक अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? वो होता है मेरे बच्चों पतन होना। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हों और चारों बेटे शराब पीने लग जाएं, जुआ खेलने लग जाएं, उल्टे सीधे काम करने लगे, तो उस पिता की जो संपत्ति है वो तो सबको नष्ट कर देंगे। तो मेरे बच्चों, वो अपभ्रंश काल आ गया। हर व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग करने लगा, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। तो अपभ्रंश का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, पतन होना। यहां पर सब कुछ पतन हो गया था, हर व्यक्ति अपने मन के मुताबिक चलने लगा। फिर मेरे बच्चों, एक थोड़ा सा समय, लगभग 200 वर्ष का समय रहा एक अवहट काल। अवहट काल क्या था? बिगड़ी हुई भाषा थी बिल्कुल, कुछ अनाप शनाप, कुछ का कुछ बोलना। तो मेरे बच्चों, फिर एक अवहट भाषा का जन्म हुआ, अवहट भाषा का।
अवहट। अवहट भाषा आई, जो वह तो बिल्कुल बेकार थी, बर्बाद भाषा थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं अवहट भाषा में। फिर जब देखा गया भी अब तो कुछ होना ही नहीं है, तब हमारी प्राहिक हिंदी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बेटा? हिंदी का जन्म हुआ। और मेरे बच्चों, हम जो हिंदी पढ़ते हैं, सॉरी, किसका जन्म हुआ बेटा? हिंदी का जन्म हुआ, हमारी हिंदी का। हिंदी का जन्म होता है बेटा यहां पर, ठीक है। किसका जन्म होता है प्यारे बच्चों? हिंदी का जन्म होता है यहां पर। हिंदी का जन्म होते ही हिंदी भी हमारी 3 भागों में विभाजित हो गई। हिंदी भी हमारी 3 भागों में विभाजित हो गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले हमारी जो हिंदी है वो प्राचीन हिंदी है, जो पुरानी हिंदी थी। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मेरे प्यारे साथी हमारी हिंदी मध्यकालीन हिंदी हुई। मध्यकाल में मध्यकालीन हिंदी 3 भागों में बटी। ये भी हमने नहीं पढ़ी, ये भी हमने नहीं पढ़ी। अब हम जो पढ़ते हैं वो हिंदी होती है हमारी मेरे बच्चों आधुनिक हिंदी। अब हम जो पढ़ते हैं ना, हम कौन सी हिंदी पढ़ते हैं मेरे भैया? आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक हिंदी। ठीक है मेरे बच्चों, 3 भागों में बट गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, आधुनिक हिंदी। और बेटा जिसकी हमारी जो लिपि है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप बताना। हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या है मेरे बच्चों? देवनागरी। देवनागरी लिपि। अब इसका नाम देवनागरी पड़ा, ये तो आपको पता है मेरे बच्चों। सबसे पहले जो देवनागरी लिपि को लिखा था, ये किसने लिखा था? बता सकता है कोई बच्चा? मुझे बताओ बेटा, कोई बता सकता है? देवनागरी जो हमारी लिपि है, इसके शुरू का जो शब्द है वो है देव। देव माने होते हैं भगवान। भगवान के द्वारा लिखी हुई लिपि है देवनागरी, जो बेटा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, जिसको सबसे पहले मां सरस्वती ने लिखा था। जिसको मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मां सरस्वती द्वारा लिखा गया। और बेटा लिखी कैसे जाती है हमारी लिपि? देवनागरी लिपि बाएं से, हंस पर चिन्ह लगा देंगे, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, लिखी जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, बाएं से दाएं, है ना। अब बच्चों एक बात आती है जो आपके मन में भी आती है और मेरे मन में भी आती है कि हमारी हिंदी भाषा तो चलो हो गई, लिपि किसे कहते हैं? लिपि बेटा वो होती है सुनील, जिसके माध्यम से हम शब्दों को रूप देते हैं, वर्णों को रूप देते हैं। अक्षर का आकार जो मिला वो बेटा लिपि से मिला। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने यदि ए बना दूं ए, तो तुम ये कहोगे कि भैया हमें एक बात बताइए, सर हमें एक बात बताओ, ये ए ऐसे ही क्यों बना, इस ए को हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते? आप हमें ये बता दो। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि भैया ये ए हम ऐसे क्यों नहीं बनाते, ऐसे ही क्यों बनाते हैं? तो मेरे बेटे लिपि का मतलब होता है एक प्रकार से वर्ण या अक्षर को रूप देने वाली चाबी। यदि आपके पास ताला है और ताला आपने लगाकर चाबी जल में, पानी में फेंक दी, अब आप ताला कैसे तो खोलोगे? तो मेरे बेटा ताला जब ही खुलेगा जब आपके पास उसकी चाबी होगी। तो मेरे बच्चों वर्ण या अक्षर को आकार जो दिया जाता है वो लिपि के माध्यम से दिया जाता है। समझ में आ गई बात? किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, है ना। तो बेटा लिपि के माध्यम से हम अक्षरों को आकार देते हैं, रूप देते हैं, रूप प्रदान करते हैं। बेटा दिव्यांश ताला तोड़ देंगे तो ताले का नाश हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, क्या फायदा? इससे अच्छा है कि हम ताली को, अपने चाबी को अपने जेब में ही रखें, है ना।
याद रहेगी बात। तो मेरे बेटा देवनागरी लिपि जो होती है वो वर्णों को आकार या अक्षरों को रूप देती है, जिसके माध्यम से हम हर शब्द को, हर वर्ण को लिखते हैं और शब्द को बनाते हैं, सार्थक होता है जो शब्द। ठीक है बेटा, बजरंग तुम पीछे आए हो, सिलेबस में पहले ही बता चुका हूं कौन कौन सा सिलेबस हमारे इसमें आता है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 की हिंदी, 25 का गणित, 25 के बेटा आपकी जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग, और 25 का सामान्य ज्ञान जनरल जीएस आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब हमारी हिंदी भाषा बन गई, हम हिंदी भाषा बोलने लगे, हम अपनी मानक हिंदी को पढ़ने लगे, है ना। और मेरे बच्चों ये भी याद रखना, हमारी जो हिंदी होती है ना बेटा, ये मानक हिंदी है, मतलब मानी जा रही है। हमने किसी को पता नहीं है कि हिंदी ऐसी ही थी, हम तो मानक हिंदी पढ़ते हैं, जैसा किताबों में लिखा मिला ऐसा ही हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, पेपर में बेटा एमसीक्यू होता है प्रियांशु, बिल्कुल मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी रुक जाइए। तो मेरे बच्चों जब हम मानने लगे तो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारे यहां पर पहले बेटा मुगल शासन चल रहा था, फिर अंग्रेज शासन चलने लगा, तो हम तो गुलाम थे, हमारा कोई अस्तित्व थोड़ी था। तो मेरे बच्चों फिर जब भारत आजाद हो जाता है, जब हमारे जो पढ़े लिखे समाज में नेता लोग थे बने, उन्होंने कहा भाई एक बात तो बताओ, क्या अब हम मुस्लिमों वाली जो मुगलों की जो भाषा थी उसे ही पढ़ते रहेंगे, उसे ही चलते रहेंगे? तो कुछ लोगों ने कहा क्यों चलेंगे, हम तो अपनी अलग भाषा बनाएंगे, हमारी तो हिंदी भाषा है, क्यों हम अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे? नहीं, हम तो अपनी हिंदी भाषा बनाएंगे और अपनी हिंदी भाषा को ही मूल रूप से अपने कामों में लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लिख देंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का, बेटा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में भी अंतर होता है, अभी बताऊंगा, राजभाषा का दर्जा दिया गया और बोला गया आज से जो भी सरकारी कार्य होगा, जो भी लेख लिखे जाएंगे, वो सब हमारी हिंदी भाषा में होंगे, अंग्रेजी में या फिर अरबी में या फारसी में नहीं होंगे, क्योंकि आज से हम हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाएंगे और अपने कामों में, अपने जितने भी लेखों में हर जगह हिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग, मेरे प्यारे बच्चे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। इस दिन हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए। फिर एक दिनांक आपसे और पूछ लिया जाता है कि ये बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ये भी आपको याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस, 3 दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा, बताएगा कोई बच्चा मुझे? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और पहली बार कब मनाया गया था, यह भी कोई बता सकता है? बोलो। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है बेटा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे आपको एक बात पता है, आज पूरे विश्व में लगभग 40% से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, याद रखना। ठीक है, हाँ। और मेरे बच्चों पहली बार ये भी बता देता हूं, पहली बार विश्व हिंदी दिवस नागपुर हिंदी सम्मेलन
हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। 1975 को मनाया गया। एक हिंदी सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व के देश भी जुड़े थे, वो भी शामिल हुए थे, जो हमारे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 10 जनवरी 1975 को हुआ था। उसमें यह घोषणा हुई कि आज से विश्व हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा, और पहली बार उसी दिन मनाया गया था। याद रखना बच्चों, सर सब नहीं दिख रहा है, लाइट कीजिए। अच्छा, लाइट थोड़ा मतलब कि बेटा दिख तो रहा है आपको, ऐसी बात तो नहीं होती मेरे बच्चे। ठीक है, तो याद रहेगी 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। ओके मेरे बच्चे। और तीसरा हिंदी दिवस मेरे बच्चे जो मातृभाषा दिवस होता है, मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये तीनों दिवस आपको याद रखने हैं, है ना। हिंदी दिवस पूछे आपसे तो आपको बताना है 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए 10 जनवरी, और मेरे बच्चों मातृभाषा दिवस पूछा जाए तो 21 फरवरी। ये तीनों दिवस आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात बेटा किसको यहां तक बात समझ में नहीं आई, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, अब बेटा बात आती है आगे कि भैया यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक बार हमें क्वेश्चन बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है मेरे बेटे, हाँ बेटा राजभाषा आयोग 1963 में हुआ था, वो थोड़ा अलग लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मेरे बेटे क्वेश्चन कैसे आता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर आएगा बेटा आपका खरोष्टी लिपि, बी आंसर आएगा मेरे बच्चों गुरुमुखी लिपि, सी आंसर आएगा बेटा देवनागरी लिपि, और चौथा आंसर आएगा मेरे बच्चों ब्राह्मी लिपि। तो आप बताइए कौन सा आंसर लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, बताओ भैया। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है मेरे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक बार आप लोग बताएंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आप कहेंगे हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। ए 10 फरवरी, 10 फरवरी, बी 10 जनवरी, सी 21 फरवरी, डी 14 सितंबर। तो आप कैसे आंसर बताएंगे,
इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि भैया 10 जनवरी मनाया तो जाता है, लेकिन वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, याद रखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है केवल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को मनाया जाता है भैया, याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना, याद रहेगी बच्चा। चलिए, तो यहां तक की बात पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने पहली क्लास की तरफ। वो हमारी क्लास है आज मेरे बच्चों वर्णमाला, जिसकी आज बेटा पहली क्लास होगी हमारी एक। थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे बच्चों, आपको पता है हिंदी दो विधा में पढ़ी जाती है, हिंदी दो विधा में पढ़ी जाती है। तो अभी आपसे कोई पूछे हिंदी की विधा बताओ क्या है, विधा मतलब, विधा समझते हैं? विधा क्या होती है? हिंदी की विधा, विधा का मतलब है जिसमें हम हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हिंदी की विद्या पाते हैं। तो मेरे बच्चों, वो हम दो भागों में पाते हैं। नंबर 1 गद्य, नंबर 2 मेरे बच्चों पद्य। गद्य में हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण का ज्ञान होता है, और पद्य से हमें मेरे बच्चों हम श्लोक का ज्ञान करते हैं, जिसमें हम काव्य पढ़ते हैं। ठीक है, रस छंद काव्य पढ़ते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो हम प्यारे बच्चों पहला जो हमारा भेद है वो है बेटा गद्य। गद्य विधा से हम आज शुरू करेंगे, और गद्य विधा में हम पहला टॉपिक लेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मुझे यह बताइएगा, वर्ण किसे कहते हैं? आप मुझे यह बताइए, ये बताओ बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे बोला जाता है? तो बेटा वर्ण वह वर्णमाला, वर्ण भाषा की वह इकाई होती है जिसे एक रूप दिया जाता है, वह वर्ण होता है। और जिसे केवल बोला जाए वो बेटा ध्वनि होती है। तो सबसे पहले आप जानेंगे वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है। वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है, जिसको लिख करके एक रूप दिया जाए, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम एक रचना इसकी कर देते हैं, वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात होती है बेटा ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं मेरे बच्चों? जिसे केवल मुख से बोलकर उसे उच्चारित किया जाए, उसे कोई रूप ना दे, तो वह होती है ध्वनि। ठीक है, लिख देंगे, ध्वनि भाषा की मौखिक मतलब मुख से बोली जाने वाली भाषा की मौखिक इकाई होती है, मौखिक इकाई होती है। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है एग्जामिनर, वो क्या क्वेश्चन होता है कि ये बताइएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये तो आपको पता चल गया कि वर्ण लिखित इकाई होती है और बेटा मौखिक ध्वनि होती है। वेरी सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन तीसरी बात आपसे क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? बताएगा कोई बच्चा मुझे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो दोनों इसके आंसर होते हैं। अब जो भी पेपर में आपको मिले वो आप लगा देना, या तो आपको वर्ण देगा या आपको ध्वनि देगा। ओके बच्चा, ध्वनि कॉमा वर्ण,
होती हैं, होती हैं, ध्वनि कौमा वर्ण होती हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कौमा वर्ण दोनों होती है बेटा, याद रखना इस बात को। एक चौथी बात मैं आपसे और पूछता हूं, एग्जामिनर पूछ लेता है, यह बताइए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? यह बात तो पता होनी चाहिए ना, हम कोई भी चीज पढ़े तो उसके बारे में ज्ञान तो होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी एबीसीडी पढ़ ली और बस काम खत्म, नहीं। तो बेटा लिखेंगे भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब होता है बेटा जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। क्या होती है मेरे बच्चों? शब्द होती है बेटा, शब्द। तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आइएगा। पढ़ाई तो बेटा होती रहेगी, है ना, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आखिर एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, यह तो पता होना चाहिए। वरना वर्णमाला तो आपको मैं 2 दिन में खत्म करा दूंगा, क्या फायदा हुआ उसका, है ना। फायदा तब होता है हमें चीजों का, एक एक चीज का पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। हमें उसने विकल्प दे दिए, ए भाषा, बी वाक्य, सी शब्द, डी ध्वनि। तो आप आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा? बेटा ट्रेड्समैन में एनिमल के लिए मेरे भाई, आईआईटी-बीपी के लिए मेरे प्यारे बच्चे, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, इसमें ही आएगा, सब कुछ इससे आएगा दोस्त, परेशान नहीं होना, तुम पढ़ने में ध्यान दो बेटा बस। ठीक है, किसी भी बच्चे का ट्रेड्समैन में कोई भी पेपर है, आप बेटा बेझिझक पढ़िए। अगर एग्जामिनर कोई अलग भी कुछ देगा तो बेटा इस क्लास से देगा, ये मैं वादा करता हूं, मां सरस्वती से हाथ जोड़ता हूं इस बात के लिए। तो ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चा? आंसर लगाएंगे बेटा ध्वनि। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा बेटा? अध्यापक वही होता है जो ठोकर खा खा कर अध्यापन करना सीखता है ना। जो किताबें पढ़कर अध्यापक होता है वो अध्यापक नहीं होते पूरी तरह। अध्यापक किसे कहते हैं? अध्यापक का मतलब वो होता है जिसने खुद एग्जाम दिए हों, खुद दर दर की ठोकरें खाई हों, खुद ठोकरों से सीखा हो, वह अध्यापक बनता है। वही अध्यापन का कार्य समझ सकता है और वही बता सकता है बच्चे को। जो पहली बार में पढ़ा, 10 किताब पढ़कर कामयाब हो गया, नौकरी मिल गई, वो अध्यापक नहीं बनता। वो तो बेटा एक रटन विद्या हो गई। अध्यापक वो बनता है जो ठोकर खाता है, असफल होता है, दर दर की ठोकर खा खा कर पक जाता है ना। उससे बेटा अध्यापन का कार्य आता है, क्योंकि वो जानता है बच्चा कैसी कैसी बातें पूछेगा, बच्चा कैसे कैसे फंसेगा। जब मैं फंसा हूं तो बच्चा भी फंसेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मैं आपसे कोई मतलब अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, सच बात कह रहा हूं। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई झूठ नहीं है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया यदि उसने वर्ण और ध्वनि दोनों दे दी तो हम क्या करेंगे, है ना। बात मन में आई है ना कि भैया उसने ध्वनि और वर्ण दोनों दे दिए तो हम कौन सा लगाएंगे? मेरे बेटे ऐसे वो देगा ही नहीं। ठीक है, सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक इकाई बेटा वो होती है जिसका अपना अर्थ हो। जिसका अपना अर्थ होता है वो सार्थक इकाई है, और जिसका अर्थ ही नहीं है वो तो निरर्थक है, वो शब्द काय का रह गया। बोलो, सार्थक का मतलब है जिसमें उसका अर्थ समाया हुआ है, उसकी कुंडली में बैठा हुआ है, वह सार्थक होता है मेरे बच्चे। ओके, तो प्यारे साथी, यदि आपको ध्वनि और वर्ण दोनों आंसर मिलेंगे तो बेटा ऐसे हालांकि तो देगा ही नहीं, और यदि दे भी दिए तो उसको दोनों आंसर राइट मानने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा बच्चा गलत नहीं है, वहां पर एग्जामिनर गलत है। तुमने दोनों विकल्प दिए हैं तो दोनों को आप सही मानोगे, क्योंकि दोनों होते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलें आगे।
तो यहां तक की बात आपको समझ आई होगी, आपने अच्छे से समझी, अच्छे से जानी मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा हम चलते हैं, वर्णमाला की परिभाषा लिखकर बताएंगे आप मुझे। हाँ बेटा, कमल है भाई, कै तो निरर्थक एक वर्ण है जिसका अर्थ नहीं है ना। और एक बात और याद रखना बच्चों, यहां पर विशेष करके बता देता हूं। देखो, एक बार यूपी टेट का एग्जाम था, टीचर वाला। भाई टीचर बन रहा है, जो टीचर का एग्जाम है उसमें तो क्वेश्चन अच्छा ही आएगा, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखना, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कभी आप ये सोचो कि भैया वर्ण को अक्षर नहीं कहते, कभी वो ये दे दे कि अक्षर। अब तुम कहोगे यार अक्षर तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो वर्ण पढ़ा था। बेटा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर ना हो सके, जिसको मिटाया ना जा सके, जो लिख गया सो लिख गया, छप गया, कोई मिटाने वाला दुनिया में पैदा ना हो, फिर उसे अक्षर कहते हैं। ए माने नहीं, क्षर माने मिटाना, जिसको मिटाया नहीं जा सकता वो अक्षर होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो बेटा यहां तक की बात किसको समझ में आई, एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, मुझसे पूछ सकता है। एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ ये कसम तो जरूर खानी होगी कि पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे, अन्यथा भैया हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ काम कर लेंगे। बेटा माँ बाप का पैसा बड़ी मेहनत का होता है। पिताजी सुबह को ड्यूटी जाते हैं, जब शाम को आते हैं तो पेट की जो आंतें होती है ना बेटा, सुकड़ जाती हैं वो, समझे आप लोग, है ना। कौशिक बीएसएफ बेटा बोल दीजिए जो आपके दिल में हो। जीके है बेटा, जीके की क्लास का समय मैंने ऊपर बताया है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, है ना, याद रखना। चलो तो अब बच्चों हम चलते हैं आगे। हालांकि आज की क्लास तो मुझे आपको सिलेबस बताने में और सारी चीजें समझाने में ही निकल गई, है ना। चलिए तो बेटा हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, और वर्णमाला की परिभाषा आप जानते हैं मेरे बच्चों। वर्णमाला की परिभाषा आप लिखेंगे अपने कलमों से, अपने शब्दों से। देखो मेरे बच्चों, बेटा किताबी भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, किताबी भाषा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। एकदम जो बात रियल होती है, अंदर की आवाज होती है, वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिखेंगे, अब तुम्हें पता है वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है बेटा, वर्णों की माला। जैसे फूल की माला बन जाती है, फूलों को पिरो दिया जाता है एक धागे में। बेटा राहुल राठौड़ ऐसा नहीं है, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं बेटा, ऐसा मत कहो, मेरा दिल टूटता है, फिर मुझे छोटे छोटे शब्द चुभते हैं बेटे मेरे दोस्त। मैं यही सोचता हूं कि मैं एक भी बच्चे की बात को कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा। एक मैं इस चीज को कसम खाता हूं, इस मंच पर खड़ा होकर के, यहाँ जब क्लास में घुसता हूं, बोर्ड पर खड़ा होता हूं, कि मुझे एक एक बच्चे की बात सुननी है, एक एक बच्चे की बात डाउट लेना है मुझे, है ना। हाँ तो लिखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ठीक है बेटा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों आपको पता है ए आ ई उ, है ना, याद रखना। सर हिंदी एक बार, ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए। हाँ ठीक है बच्चों, बेटा 3 दिन चलेगी यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे हिंदी में वर्णों को लिखेंगे, हिंदी में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। किस किस में मेरे बच्चे 2 भाग कौन कौन से हैं बेटा। नंबर 1 होता है मेरे बच्चों स्वर, और नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन।
स्वर और व्यंजन में। ठीक है, क्लियर है मेरे भैया? ये बात आपको याद रखना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो भागों में बांटा गया है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन एक बच्चे का आ रहा है कि भैया हिंदी को कौन से भाग में रखा गया है? बेटा हिंदी को अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है संविधान में, भारतीय संविधान में। और भाग 17, ठीक है, भाग 17 मेरे बच्चों। हालांकि मैंने इसलिए नहीं बताया, ये संविधान का मामला है, ये जीएस के शब्द, जीएस के क्वेश्चन बनते हैं यहां से, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता सकता हूं आपको बिल्कुल। आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 से 351 तक मेरे बच्चों हिंदी का विवरण मिलता है हमारे भाग 17 में। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब इससे आगे की क्लास प्यारे बच्चों मैं आपको कल इससे आगे लेकर चलूंगा, है ना बेटा। हाँ, तो कल इससे आगे हम पढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। बेटा रस छंद अलंकार, इसमें हालांकि क्वेश्चन अलंकार से तो मिल जाता है कभी कभी, रस या छंद से तो कोई प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, कहीं नहीं मिला, है ना। और यदि मिला है तो आप मुझे पर्सनल भेज दीजिए, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो कल इससे आगे हम चलेंगे और सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते,